हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जॉब एग्जाम पोर्टल। नमस्कार दोस्तों, जॉब एग्जाम पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में आपको संपूर्ण वर्ल्ड जियोग्राफी विथ मैप्स के सारे वीडियोज मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी वीक में खत्म कर लें। वर्ल्ड जियोग्राफी को इसी वीक में खत्म कर लें और नेक्स्ट वीक जो है हम इंडियन जियोग्राफी को पढ़ें। इन 2 वीक्स में जब जियोग्राफी का सिलेबस खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीक से हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। 1.5 महीने में हम 4 मेन सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम करंट अफेयर्स की तरफ चलेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि संपूर्ण अंतरिक्ष संपूर्ण अंतरिक्ष यानी स्पेस और उसमें स्थित सभी प्रकार के द्रव्य व ऊर्जा ही सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड कहलाते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंडों व उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार, जिसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि शामिल होते हैं, का अध्ययन किया जाता है। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत किन किन चीजों का हम अध्ययन करते हैं? तो जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उल्काएं हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में हमारा पहला चैप्टर जो है वो है ब्रह्मांड। सौर परिवार हैं जितने भी, और उन सौर परिवारों में सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि जो भी शामिल हैं, उन सबका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे जियोग्राफर्स ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। उनमें से प्रमुख सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। एक गैसियस हाइपोथेसिस दी गई थी। ये किसने दी थी? ये कांट के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? ये कांट के द्वारा दी गई थी। और यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित था। ये किसके द्वारा दिया गया था? कांट के द्वारा दिया गया था। और किस पर आधारित था? ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित था। नेक्स्ट जो परिकल्पना दी गई है, नेबुलर हाइपोथेसिस दी गई है। ये किसने दी थी? ये लाप्लास ने दिया था। किसने दिया था? लाप्लास ने। नेक्स्ट है ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ये दी गई थी चैम्बरलिन एवं मॉल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, द्वैतारक परिकल्पना। ये किसने दिया था? ये रसेल ने दिया था। सुपरनोवा परिकल्पना, सुपरनोवा हाइपोथेसिस, हाले एंड लिटलिटन ने दिया था। हाले और लिटलिटन ने। नेक्स्ट है निहारिका मेघ परिकल्पना, द नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस। ये किसने दिया था? वान वाइजसेकर ने दिया था। किसने दिया था? वान वाइजसेकर ने दिया था। नेक्स्ट है महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह सिद्धांत 2 सिद्धांतों पर आधारित था। किस पर आधारित था? 2 सिद्धांतों पर आधारित था। पहला क्या था? निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक गोल्ड एंड हरमैन बॉन्डी थे। दूसरा जो सिद्धांत क्या था? संकुचन विमोचन का सिद्धांत। क्या था? संकुचन विमोचन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक डॉक्टर एलन सैंडेस थे। इसके प्रतिपादक, इसको किसने दिया था? ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? ये सिद्धांत किसने दिया था? इसके प्रतिपादक डॉक्टर एलन सैंडेस। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के 2 भाग होते हैं। पहला वायुमंडल, दूसरा अंतरिक्ष। ब्रह्मांड में लगभग 1 खरब आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 20 अरब प्रकाश वर्ष है और इसका कोई केंद्र नहीं है। कि जो परसेप्टिबल यूनिवर्स है उसका विस्तार लगभग 20 अरब प्रकाश वर्ष है और इसका कोई केंद्र नहीं होता है। केपलर के अनुसार कोई भी ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसके आवर्त काल का स्क्वायर अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर अक्ष के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, केपलर ने यह सिद्धांत दिया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है। क्या केपलर ने क्या दिया? कि जितने भी नक्षत्र हैं सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो किस तरह का मार्ग बनाते हैं? वो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग बनाते हैं। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित इमेजिनरी होल होते हैं जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है। इन्हें व्हाइट होल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं आकाशीय पिंड क्या क्या होते हैं। जैसे आकाश गंगा या मंदाकिनी, जिसको इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा या गैलेक्सी क्या होता है? यह तारों का एक विशाल पुंज होता है। क्या होता है? बहुत सारे तारों का एक विशाल पुंज होता है और अंतरिक्ष में लगभग 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं। पूरे अंतरिक्ष में, पूरे यूनिवर्स में 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में 1 लाख मिलियन तारे हैं। तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में धूल एवं गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी मिल्की वेव नामक आकाश गंगा का एक भाग है।
बृहत मैगेलेनिक मेघ, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, मैगेलेनिक मेघ, स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड, उर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्प्टर सिस्टम, ड्रैको सिस्टम आदि अन्य आकाश गंगाएं हैं। यानी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड, स्कल्प्टर सिस्टम, उर्सा माइनर सिस्टम आदि ड्रैको सिस्टम आदि अन्य आकाश गंगाएं भी हैं। तो दोस्तों, तारों का निर्माण कैसे बताया गया है कि इस विशाल ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्यों के एक साथ संकेंद्रण के फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है। इन तारों का बड़ा समूह मिलकर आकाश गंगा का निर्माण करता है। एक टर्म आता है ज्योग्राफी में कि निहारिका, नेबुला किसे कहते हैं, तो यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड होता है। निहारिका क्या होता है, नेबुला क्या होता है? ये अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड होता है जो गैस एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। किससे? गैस और धूल कणों से मिलकर बनाता है। ओरायन निहारिका, ओरायन नेबुला मिल्की वे में स्थित है। ओरायन नेबुला जो है मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है उसमें स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं, तारामंडल किसे कहते हैं। तो ये तारों के समूह होते हैं। प्राचीन काल में इनकी विशिष्ट आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया था। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? विभिन्न तारों के समूह होते हैं और इनमें विशेष प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों की पहचान की गई है। इनमें से हाइड्रा सबसे बड़ा है। कितने तारामंडलों की पहचान की गई है? 89 तारामंडलों की, जिनमें से हाइड्रा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वार्सर्स क्या होते हैं। तो ये क्वार्सर्स ये वो आकाशीय पिंड होते हैं जो आकार में आकाश गंगा से छोटे परंतु उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार के अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंडों की खोज 1962 ईस्वी में की गई थी। 1983 में एक ऐसे क्वासर की खोज की गई जिसका चमकीलापन सूर्य से 1.1 × 10⁻15 गुना अधिक था। यानी क्वासर्स क्या होते हैं? तो क्वासर्स क्या होते हैं? ये आकाशीय पिंड होते हैं जो आकार में आकाश गंगा से तो छोटे हैं, गैलेक्सीज से छोटे होते हैं, परंतु इसमें ऊर्जा, अत्यधिक प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्स क्या होते हैं। तो आकाश गंगा में गैस के बादल होते हैं एवं तारों का निर्माण इन बादलों से होता है। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। सूर्य भी एक तारा है। अंतरिक्ष में कुछ तारे युग्मों में पाए जाते हैं जिन्हें बाइनरी स्टार कहा जाता है या युग्म तारा कहा जाता है। तो तारे क्या होते हैं? आकाश गंगा में गैस के बादल होते हैं एवं तारों का निर्माण इन्हीं बादलों से होता है। उपग्रह क्या होते हैं? ये छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि ये तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स किसे कहते हैं। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित हैं। इनकी संख्या लगभग 45,000 है। ये आकार में चंद्रमा से भी काफी छोटे होते हैं। और वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। मंगल और बृहस्पति के बीच जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है उसमें ये एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है वो है उल्कापिंड। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि उल्कापिंड क्या होता है, मेटेयर्स क्या होते हैं। ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं एवं चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ये टुकड़े उल्कापात मेटेराइट्स के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इनमें लोहा एवं निकल जैसे भारी पदार्थों की प्रधानता होती है। तो हमारा अगला पॉइंट है कि धूमकेतु या कॉमेट्स क्या होते हैं। ये आकाशीय धूल कण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से सिरहेड का निर्माण होता है। इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती है। टेम्पल 1, एल्बाफ 4, हेली आदि धूमकेतु के उदाहरण। तो नेक्स्ट हमारा जो अगला पॉइंट है कि सूर्य क्या होता है। तो सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इम्पोर्टेंट है याद करने। सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है? क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है? क्रोमोस्फीयर कहलाता है। तथा केंद्रीय भाग को, जो इंटरनल पार्ट होता है, उसको फोटोस्फीयर कहते हैं और इसका तापमान 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड
होता है, लगभग 2.5 गुना। बाहर के तापमान, सतह के तापमान से अंदर का तापमान लगभग 2.5 गुना होता है। तो हमारा अगला पॉइंट है चंद्रमा। यह पृथ्वी का उपग्रह है, ये नेचुरल उपग्रह है पृथ्वी का, जो पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड एवं रात का तापमान 180 डिग्री होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग होता है। कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चंद्रमा के बारे में क्या है कि यह पृथ्वी का उपग्रह है। यहाँ चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या होती हैं। तो सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त अनेक काली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं की तीव्रता एवं मोटाई से तत्व विशेष के घनत्व एवं तापमान का ज्ञान होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रॉनहोफर रेखाओं के कि सोलर स्पेक्ट्रम को जब देखते हैं तो उसमें 7 रंगों, जो 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर होता है, के अतिरिक्त अनेक काली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं। तो आपको बस अगर क्वेश्चन आए तो ये लिखना है कि सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अलावा जो अन्य काली रेखाएं होती हैं उन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि सोलर फ्लेम्स क्या होते हैं। तो सूर्य से हर दिशा में प्रक्षेपित प्रोटॉन्स का बहुत अधिक उत्सर्जन कभी कभी लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक तीव्र होकर कोरोना को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला नाम दिया गया है। क्या होता है, सूर्य से तो लगातार जो है प्रोटॉन्स उत्सर्जित होते ही रहते हैं, मगर कुछ प्रोटॉन्स की गति या स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है जो 700 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक होकर उसका जो कोरोना होता है, उसको जो आउटर लेयर होती है उसको भी पार करके अंतरिक्ष में चली जाती हैं, जिन्हें सोलर फ्लेम्स कहा जाता है, जिन्हें सोलर फ्लेम्स या सौर ज्वाला कहा जाता है। तो सौर ज्वाला 2 प्रकार की होती हैं, ऑरोरा बोरियलिस या उत्तरी ध्रुवी ज्योति, दूसरा है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या दक्षिणी ध्रुवी ज्योति। तो देखते हैं कि ऑरोरा बोरियलिस या उत्तरी ध्रुवी ज्योति क्या होती है। उत्तरी ध्रुव पर लगभग 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी रंगीन प्रकाश दृष्टिगोचर होता है, यानी कि जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी क्या कलरफुल लाइट दिखाई देती है। इसका कारण सौर ज्वालाओं का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के कणों से टकराना। इसका रीजन क्या होता है कि जो सोलर फ्लेम्स होती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो हवा के कणों से टकराती हैं, जिससे वो कलरफुल लाइट प्रकट होती है। और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, सेम घटना जब दक्षिणी ध्रुव पर होती है। सौर ज्वालाओं के भूमंडल में प्रवेश करने पर वायु कणों से टकराव के बाद दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला प्रकाश क्या कहलाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सौर पवनें क्या होती हैं, सोलर विंड्स किसे कहते हैं। तो सौर परिमंडल से निरंतर निकलने वाली कम प्रभावशाली प्रोटॉन्स की तीव्र धारा, जिसकी गति 640 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, सौर पवन कहलाती है। अगर यही 7000 किलोमीटर प्रति सेकंड पहुंच जाए तो वो सोलर फ्लेम्स कहलाएगा। सूर्य की घूर्णन गति के कारण इनका आकार सर्पाकार होता है। इनके साथ चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिससे कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इनको विक्षेपित कर देता है। पृथ्वी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये क्या करते हैं कि ये पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इनको रिट्रैक्ट कर देता है, यानी विक्षेपित कर देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि सुपरनोवा क्या होता है। कि सुपरनोवा एक विस्फोटी तारे का उदाहरण है। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है तो उसे रक्तदानव तारा कहा जाता है। जब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है तो इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तो सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा क्या होता है, कोई तारा जब विस्फोट कर जाता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। तारा क्या होता है, जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है और तो उसे रक्तदानव कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए रक्तदानव तारा क्या होता है, जब कोई तारा धीरे धीरे ठंडा होकर रेड कलर का दिखने लगे तो उसे रक्तदानव कहा जाता है। तारे के एक केंद्र में जब हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है तो इसके फलस्वरूप तारे में क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, जिससे वो सुपरनोवा बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्सर किसे कहते हैं।
यह एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण इसका नाम पल्सर रखा गया है। तो पल्सर क्या होता है? एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है। यह ईएम वेव्स को उत्सर्जित करता रहता है और तेजी से घूमने के कारण इसका नाम पल्सर हो और तेजी से घूमता है। जैसे पल्सर बाइक है, पल्सर बाइक का नाम पल्सर क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसका नाम पल्सर लिया गया। यहीं से पल्सर बाइक का नाम लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रहेगा कि वो तेजी से रोटेट करता है और क्या करता है? ईएम वेव रेडिएट करता है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, न्यूट्रॉन तारा होता है। सन स्पॉट सौर कलंक क्या होता है? सूर्य के परिमंडल में दिखने वाले धब्बे जिनका तापमान सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से काफी कम होता है। उनका तापमान कितना होता है? लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। संभवतः ये चुंबकीय रेखाओं का बंद क्षेत्र है। सौर कलंक की अधिकता के समय पृथ्वी पर चुंबकीय आंधियों का जन्म होता है, जिसका प्रभाव रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस आदि पर पड़ता है। अगर सन स्पॉट्स ज़्यादा होंगे तो क्या होता है? पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं, उनका जन्म होता है, जिसका प्रभाव जितने भी टेलीकम्युनिकेशंस चीज़ें होती हैं, जिसमें भी ईएम वेव्स जाती हैं, उनमें पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वेन एलन बेल्ट या चुंबकीय मंडल क्या होता है? मैग्नेटोस्फीयर जिसे कहते हैं, वह चुंबकीय मंडल जिसकी ऊंचाई धरातली सतह से 64,000 किलोमीटर होती है, वेन एलन बेल्ट कहलाती है। वह चुंबकीय मंडल एक मैग्नेटोस्फीयर है जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के धरातली सतह से 64,000 किलोमीटर होती है, एलन बेल्ट कहलाती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कवच है जिसमें सूर्य से निकले हुए प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स फंस कर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से बन जाते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का कवच है। जब वो वहां से आते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बंध के यहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, यहीं बंध जाते हैं।